कक्षा संप्रेषण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन संदेश छात्र शिक्षण विधि और मीडिया शिक्षक आदि पर कक्षा संप्रेषण की प्रभावशीलता निर्भर करती है। कक्षा संचार के सिद्धांतों को निम्न चार शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पहला, शिक्षकों के लिए सिद्धांत। इसके अंतर्गत प्रथम पॉइंट है शिक्षक के छात्रों को समझने की योग्यता। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षक में छात्रों को समझने एवं उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार वार्तालाप करने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा है विषय में दक्षता। शिक्षक का अपने विषय पर पूर्ण अधिकार अथवा अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे वे छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकें तथा उनकी जिज्ञासा शांत कर सकें। तीसरा है संप्रेषणकर्ता के रूप में। एक शिक्षक को संप्रेषणकर्ता के रूप में हमेशा संगठित रूप रहना चाहिए एवं दृश्य सामग्री से सामंजस्य स्थापित करते हुए संप्रेषण को प्रभावी बनाना चाहिए। चौथा है प्रभावी संप्रेषण कौशल। कक्षा शिक्षण में मौखिक संप्रेषण होता है तथा शिक्षक एवं छात्र आमने सामने होते हैं, अतः शिक्षक को अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से पहुंचाने के लिए प्रोजेक्टर, ग्राफ, रेखाचित्र तथा शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी नवीनतम उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा है वस्तुनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक। शिक्षक के वस्तुनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ होने पर छात्र उनका सम्मान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कक्षा में संप्रेषण और अधिक प्रभावी हो जाता है। पहला था शिक्षकों के लिए सिद्धांत, जिसके हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए। अब संदेश नियत करने के सिद्धांत दूसरा ही है, उसके भी कुछ पॉइंट हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। उसका पहला पॉइंट है अनुक्रम का उचित होना। इसके अंतर्गत अनुक्रम सरल से जटिल की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर अनुसरण कर सकता है। दूसरा है सरल भाषा का प्रयोग। कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत तकनीकी भाषा का प्रयोग न करके सरल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है उचित प्रतीकों का उपयोग। इन के उपयोग के द्वारा विद्यार्थियों को किसी भी विषय को आसानी से समझा जा सकता है। चौथा है प्रासंगिक अभ्यास। विद्यार्थियों को कक्षा में मानसिक स्तर के अनुरूप इस प्रकार के अभ्यास दिए जा सकते हैं। पांचवा है स्पष्ट और निर्दिष्ट उद्देश्य। संदेश हमेशा स्पष्ट और निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। इसके लिए अंग्रेजी के स्मार्ट शब्द प्रयोग किया जाता है। स्मार्ट शब्द को निम्न रूप से समझ सकते हैं। स्मार्ट के अर्थ है एस से स्पेसिफिक विशिष्ट, एम से मेजरेबल परिमेय, ए से अचीवेबल निष्पाद्य या प्राप्त, आर से रियलिस्टिक यथार्थवादी और टी से टाइम फॉर्म्ड निर्धारित समय सारणी। एफ अब हम देख लेंगे इसका छठवां पॉइंट उदाहरण एवं दृष्टांत का प्रयोग। इसके माध्यम से कक्षा संप्रेषण को और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे बच्चों में जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है, साथ ही समझ भी विकसित होती है। अब हम देखेंगे कि हमने देख लिया शिक्षकों के लिए सिद्धांत, दूसरा संदेश नियत करने के सिद्धांत। अब हम इसका तीसरा पॉइंट शिक्षण विधियों और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत। पहला है उचित विधियां व मीडिया का चयन। वे विधियां शिक्षार्थी के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा, अच्छे मीडिया का उपयोग। किसी भी मीडिया का उपयोग करने के पूर्व उसकी दृष्टता, गुणवत्ता, स्पष्टता आदि को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है शिक्षण अधिगम तथा मीडिया का एकीकरण। शिक्षण अधिगम तथा मीडिया में एकरूपता होनी चाहिए, अर्थात छात्रों को यह नहीं लगना चाहिए कि शिक्षण अधिगम और मीडिया पृथक हैं। उदाहरणार्थ, यदि छात्रों को कोई फिल्म दिखाई जा रही है तो उस फिल्म के विषय पर चर्चा भी होनी चाहिए, जिससे छात्र फिल्म के माध्यम से दिए गए संदेश को आत्मसात कर सके। चौथा है अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत। इसके अंतर्गत प्रथम पॉइंट है छात्रों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था। कक्षा में छात्रों के लिए उचित फर्नीचर, प्रकाश आदि का प्रबंधन होना चाहिए।
जिससे शिक्षक की बात को ध्यान से सुन सके तथा इससे किसी असुविधा का अनुभव न हो। दूसरा है कक्षा का अनुकूल वातावरण। कक्षा का वातावरण अनुकूल और प्रजातांत्रिक होना चाहिए, जिससे छात्रों को प्रश्न पूछने और अपनी राय देने की महत्वपूर्ण स्वतंत्रता हो। तीसरा, प्रोत्साहन प्रदान करना। इसके अंतर्गत शिक्षार्थियों को प्रशंसा, पुरस्कार आदि के माध्यम से प्रबल बनाया जाता है। चौथा है विद्यार्थियों की सीमित संख्या। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित होनी चाहिए, जिससे शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसके लिए नियामक संस्था शिक्षक छात्र अनुपात तय करती है। पांचवा है छात्रों के साथ सामंजस्य। शिक्षक और छात्र के संबंध मैत्रीपूर्ण होने चाहिए, जिससे छात्र के मन में शिक्षक के प्रति भय उत्पन्न न हो सके और वे शिक्षकों का सम्मान कर सके। छठवां है प्रतिपुष्टि तंत्र की स्थापना। इसके माध्यम से शिक्षक अधिगम को और प्रभावशाली बना सकता है। और सातवां है नवोन्मेष के लिए प्रेरित करना। इसके द्वारा छात्रों की एक समस्या को विभिन्न पहलुओं देखने की क्षमता विकसित होती है। अब हम देखेंगे कक्षा संप्रेषण, कोल एवं चेन मॉडल। चेन मॉडल है, ये चेन मॉडल नहीं है। कक्षा शिक्षण अथवा कक्षा संप्रेषण के कोल और चेन मॉडल के अनुसार कक्षा शिक्षण की मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला है संदेश का निरूपण। दूसरा, संदेश का कूटलेखन। तीसरा, संदेश चरण संचरण। और चौथा है कूटवाचन एवं व्याख्या। और पांचवा है प्रतिपुष्टि एवं मूल्यांकन। इस मॉडल को निम्न चित्र के दर्शाया जाता है। इसमें कोल एवं चरण मॉडल के अनुसार कक्षा शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित है। पहला, संदेश निरूपण। यह कक्षा शिक्षण की प्रथम अवस्था है। इसके अनुसार सभी संप्रेषण प्रक्रिया एक विचार या एक संदेश से शुरू होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामने वाले से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। यह प्रेषक या कूट लेखक से प्रारंभ होता है। संदेश मौखिक, लिखित शब्द, सांकेतिक इत्यादि या सभी रूपों में हो सकता है। एक प्रभावी संप्रेषण निम्न बातों पर निर्भर करता है: ज्ञान का स्तर, संप्रेषण कौशल और संप्रेषक का व्यवहार, अर्थात संप्रेषक प्राप्तकर्ता को कैसे प्रभावित करता है आदि। दूसरा है संदेश कूटलेखन। विचारों का चयन करना, उनको आंतरिक आकार देकर संगठित करना, जिससे उसमें स्पष्टीकरण आता है, को संदेश कूटलेखन कहते हैं। इसका मूल उद्देश्य होता है कि एक विचार को कैसे एक रूप में परिवर्तित किया जाए कि उसके संदेश प्राप्तकर्ता को प्रेषित किया जा सके। इस द्वितीय चरण में प्रेषक संप्रेषण के माध्यम से निर्णय लेता है। संप्रेषण माध्यम जैसे कि भाषण, लेखन, संकेत, हाव भाव इत्यादि में से ऐसे माध्यम को प्रेषक चयन करता है जिससे प्राप्तकर्ता संदेश को अच्छी तरह से समझ सके। तीसरा है संदेश संचरण। इस चरण में यह पता चलता है कि संदेश को किस प्रकार संप्रेषित किया जाए, संदेश क्या भेजा जा रहा है इत्यादि। इसे सूचना प्रसारण के वैज्ञानिक नियमों के संदर्भ में समझा जा सकता है। पहला है शब्दार्थ विज्ञान, शब्दों के अर्थ संबंधी। दूसरा है वाक्यात्मक, वाक्य रचना संबंधी। तीसरा है व्यवहारिक, संकेतों, उसकी अभिव्यक्ति और प्रयोक्ताओं के संदर्भ में। चौथा है कूटवाचन एवं व्याख्या। इसका अर्थ है प्राप्तकर्ता ने संदेश का क्या अर्थ समझा है। इसके लिए प्राप्तकर्ता पहले संदेश को विचारों में बदलता है, फिर इसका विश्लेषण कर इसे समझने की कोशिश करता है। कूटवाचन के अंतर्गत संदेश को ऐसे रूप में बदल दिया जाता है जिससे प्राप्तकर्ता आसानी से उसे समझ सके। पांचवा है प्रतिपुष्टि एवं मूल्यांकन। यह अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में प्रतिपुष्टि भेजी जाती है तथा मूल्यांकन किया जाता है। प्रतिपुष्टि प्राप्तकर्ता का वह उत्तर होता है जो प्रेषक को यह जानने में सक्षम बनाता है कि संदेश उसी रूप में प्राप्तकर्ता को मिला
और उसके द्वारा समझा गया जैसा कि वह वास्तव में था। इसी प्रतिपुष्टि के आधार पर कक्षा संप्रेषण का मूल्यांकन किया जाता है कि संप्रेषण प्रभावी रूप से सफल हुआ है या नहीं। पैराफ्रेजिंग, एक ही बात को विभिन्न शब्दों में पुनः दोहराना ताकि उसे समझने में आसानी हो, पैराफ्रेजिंग या हिंदी रूपांतरण में अन्वयांतरण कहलाता है। हिंदी रूपांतरण में क्या कहलाता है? अन्वयांतर कहलाता है। जैसा कक्षा में अध्यापक द्वारा कही गई बात या अधिगम दी गई शिक्षा को विद्यार्थी ने किस तरह से सीखा, कितना सीखा, क्या सीखा आदि का वर्णन ही पैराफ्रेजिंग कहलाता है। इससे अधिगम की महत्ता को बढ़ावा मिलता है। पैराफ्रेजिंग से लाभ: विद्यार्थी द्वारा किए गए अधिगम की जानकारी या सूचना पैराफ्रेजिंग के माध्यम से मिलती है। पैराफ्रेजिंग से किसी भी विषय को दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं पता चलता है। पैराफ्रेजिंग से विद्यार्थी के मध्य आत्मशक्ति को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि विद्यार्थी अधिगम को अपने शब्दों और अपनी भाषा शैली में व्यक्त करते हैं। पैराफ्रेजिंग स्मरण शक्ति को मजबूत करता है एवं विद्यार्थी में सृजनशीलता को बल मिलता है। संप्रेषण के 7 C। पहला है विश्वसनीयता। प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश का स्रोत विश्वसनीय होना चाहिए। दूसरा है संदर्भ। ये 7 C में हम इंग्लिश में देखेंगे। जैसे विश्वसनीयता को क्या बोलते हैं? क्रेडिबिलिटी। संदर्भ को कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। संचार ऐसा हो जो वर्तमान परिस्थिति से संबंध रखता हो। तीसरा है विषय वस्तु, कंटेंट। प्रेषक और प्राप्तकर्ता को विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। चौथा है स्पष्टता, क्लियरिटी। संदेश की भाषा स्पष्ट एवं सरल होनी चाहिए। पांचवा है संगतता, कंसिस्टेंसी। संचार समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, अतः संदेश की प्रत्येक पुनरावृत्ति में संगतता होनी चाहिए। छठवां है माध्यम, जिसे हम चैनल कहते हैं। संचार में प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के अनुकूल ही माध्यमों का उपयोग होना चाहिए। सातवां है श्रोताओं की क्षमता, कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। संदेश को प्रेषक करने से पूर्व ही श्रोताओं की समस्याओं का आकलन करना चाहिए तथा उसी के अनुरूप संदेश प्रेषित करना चाहिए। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं या अवरोध। संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा समूह को संवाद का अर्थबोध कराना है, परंतु कभी कभी किसी कारणवश प्रेषक द्वारा दिए गए संवाद को प्राप्तकर्ता अलग रूप में समझ लेता है, जिससे इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। इन्हीं कारणों को अवरोध या बाधा कहा जाता है। इन बाधाओं को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला, भाषागत अवरोध, लैंग्वेज बैरियर्स। भाषा हमारे विचारों को प्रकट करने का मुख्य साधन है, परंतु भाषा की विभिन्नता प्रभाव संप्रेषण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। भाषा अवरोध के अंतर्गत अल्प भाषा ज्ञान, अर्थ की स्पष्टता, उच्चारण दोष, तकनीकी भाषा ज्ञान का अभाव एवं सांस्कृतिक विभिन्नता आदि को शामिल किया गया है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है। पहला, अल्प भाषा ज्ञान। आज का युग वैश्वीकरण का युग है। आज का युग वैश्वीकरण का युग है, जिससे विभिन्न देशों में तकनीक, व्यापार, शिक्षा आदि के लिए वार्तालाप की आवश्यकता होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति को सभी भाषाओं का ज्ञान हो। इसी भाषीय ज्ञान के अभाव में संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि भाषा को सत्यापन करने में लगा समय संप्रेषण को लंबित करता है और संप्रेषण की तीव्रता भंग होती है। दूसरा है अर्थ की अस्पष्टता, अनक्लियरिटी ऑफ मीनिंग। यदि संवाद के लिए उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया हो तथा संवाद का अर्थ स्पष्ट न हो तो प्राप्तकर्ता तथा संवाद का गलत अर्थ निकालने को संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण संचार बाधित होता है। तीसरा है तकनीकी भाषा ज्ञान का अभाव। विभिन्न व्यवसायों, संगठनों एवं विभागों आदि की अपनी विशेष तकनीकी भाषा होती है। इस भाषा से सभी लोग परिचित नहीं होते हैं। यदि तकनीकी भाषा में संदेश अन्य लोगों के पास संप्रेषित होता है तो वह इसे समझ नहीं पाते हैं।
जिस कारण संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न होता है। चौथा है सांस्कृतिक विभिन्नता। विभिन्न संस्कृतियों में संकेतों एवं शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, अतः संचार तभी प्रभावी होगा जब सांस्कृतिक आदर्शों, अपेक्षाओं एवं मान्यताओं को समझा जा सके। समान संस्कृति में संचार सुविधाजनक होता है। दूसरा है भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध दोषपूर्ण भौतिक अवस्थाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। भौतिक अवरोध अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पेन को डेस्क पर बार बार बजाना, टाइपिंग मशीन में टाइपिंग की आवाज़ का आना, संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान चाय या कॉफ़ी का दिया जाना आदि। रेडियो प्रसारण में बाधा, टेलीफोन उपकरणों में अश्रव्यता, टीवी स्क्रीन साफ साफ न आना, शोर, अदृश्यता, वातावरण, भौतिक सुविधाएं, ध्यान का एकाग्र न होना, खराब स्वास्थ्य इत्यादि भी भौतिक अवरोध के उदाहरण हैं। प्रभावी संप्रेषण में भौतिक अवरोध को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला, प्रतिस्पर्धा करते हुए उद्दीपन। वातावरण में बहुत सारे उद्दीपन प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, जिसके कारण हमारा ध्यान बढ़ता है। उदाहरण के लिए, किसी महाविद्यालय में कक्षा चल रही है, अर्थात छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी समय छात्र संघ का चुनाव अभियान चल रहा है, तो यह स्वाभाविक है कि छात्रों का ध्यान विचलित हो जाता है। दूसरा है पर्यावरणीय तनाव। इसके अंतर्गत कक्षा में उच्च तापमान का होना, वायु संचालन का उपयुक्त न होना इत्यादि को शामिल किया जाता है। तीसरा है व्यक्तिनिष्ठ तनाव। प्रभावी संप्रेषण में भौतिक अवरोध के अंतर्गत व्यक्तिनिष्ठ तनाव को भी शामिल किया जाता है। अनिद्रा, खराब स्वास्थ्य, दवा का प्रतिकूल प्रभाव इत्यादि व्यक्तित्व तनाव के कारण हैं। चौथा है प्राप्तकर्ता के माध्यम से अनजान होना। प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान यदि प्रेषक या प्राप्तकर्ता एक दूसरे के संदेश के माध्यम से अपरिचित होता है, तो इस कारण भी संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, यदि सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से दोनों को वीडियो कॉल के माध्यम से वार्तालाप करना है, तो दोनों को इसका उपयोग आना चाहिए। यदि कोई भी एक इसके उपयोग से अपरिचित है, तो न तो संदेश का प्रवाह सही से होगा और न ही प्रतिपुष्टि सही मिलेगी, अर्थात संप्रेषण सफल नहीं होगा। तीसरा है मनोवैज्ञानिक अवरोध, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसके अंतर्गत अरुचि, पूर्वधारणाएं, चिंता, अवधान का अभाव, मतभेद, विपरीत भावनाएं, धारणाएं एवं मानसिक भय आदि आते हैं। यह प्रभावी अवरोध है, क्योंकि जब तक प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता मानसिक रूप से सचेत नहीं होंगे, तब तक संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो सकती है। इसके अंतर्गत निम्न धारणाएं आती हैं। पहला, अरुचि, डिसलाइक। प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य बिंदु हैं। यदि किसी कारणवश दोनों में से किसी को रुचि संप्रेषण प्रक्रिया में नहीं है, तो संप्रेषण अप्रभावी होगा। दूसरा है पूर्वधारणा। पूर्वधारणाओं से प्रेरित होकर हम ऐसी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते जो हमारी मान्यताओं एवं आदर्शों के विरुद्ध हो, जिसके कारण संप्रेषण प्रक्रिया बाधित होती है। तीसरा है मानसिक भ्रम। भय से पीड़ित व्यक्ति किसी संप्रेषित संदेश में शीघ्र रक्षात्मक युक्ति अपनाते हुए प्रतिक्रिया देता है, जिसके कारण वह संदेश का सही अर्थ नहीं समझ पाता। उदाहरण स्वरूप, एक भयभीत ईमानदार व्यक्ति भी यह पूछने पर कि चोरी किसने की है, तुरंत अपने बचाव में प्रतिक्रिया देकर शक के दायरे में आ जाता है, जिसके कारण संप्रेषण प्रक्रिया बाधित होती है। चौथा है व्यक्तिगत मतभेद। यदि प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य व्यक्तिगत मतभेद, जैसे विचारों को समर्थन न देना, विपरीत मनोभावनाएं होना एवं एक दूसरे को पसंद न करना आदि हो, तो संवाद का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है। पांचवा है संज्ञानात्मक मतभेद। यदि व्यक्ति की सोच या ज्ञान में कोई मतभेद होता है, तो इसे संज्ञानात्मक मतभेद कहा जाता है।
उदाहरण के लिए कोई शरारती छात्र रैगिंग के विरुद्ध पोस्टर के अर्थ एवं उद्देश्य को अच्छी तरह से जानता है, परंतु वह अपनी प्रतिक्रियाएं इसके प्रतिकूल ही देता है। छठवां है चयनात्मक धारणा। यह एक प्रकार के पूर्वाग्रह का रूप है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम ऐसे उद्दीपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो कि हमारी पूर्ण धारणाओं के विरुद्ध हों तथा भावनात्मक या मानसिक परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसे विभिन्न उदाहरण से समझा जा सकता है। एक शिक्षक किसी छात्र के बारे में काफ़ी अच्छी राय रखता है, लेकिन वह छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। तब भी वह शिक्षक उस विद्यार्थी की गलतियों को नज़रअंदाज कर उस छात्र के बारे में अच्छा ही कहता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षक चयनात्मक धारणा से ग्रसित है। सातवां है निस्पंदन। इसे ग्रेप पॉइंट भी कहा जाता है। निस्पंदन के अंतर्गत सूचना को तोड़ जोड़ करके उसको प्राप्तकर्ता के अनुकूल बनाया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में मूल संदेश में छिपा अर्थ बदल जाता है। आठवां है अनुभव क्षेत्र। प्रभावी संप्रेषण के मार्ग में अनुभव क्षेत्र सकारात्मक के साथ नकारात्मक भूमिका भी निभाता है। नकारात्मक भूमिका अवरोध को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए विज्ञान के छात्र को संभवतः हिंदी साहित्य ज़्यादा समझ में न आए, जबकि मानविकी के छात्र हिंदी साहित्य को जल्दी समझ लेते हैं। इसका प्रमुख कारण अनुभव क्षेत्र है, अर्थात विज्ञान के छात्र को विज्ञान पढ़ने का ज़्यादा अनुभव है, जिस कारण वह हिंदी साहित्य को जल्दी नहीं समझता है। चौथा है संगठनात्मक अवरोध, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। संगठन में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक संरचना तैयार की जाती है। इस संरचना के सफल संचालन के लिए नियम, आचार संहिता एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। संगठन के प्रत्येक स्तर को एक धागे में बांधने के लिए संप्रेषण व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, परंतु कभी कभी कुछ बाधाएं संगठन की संप्रेषण व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। पहला, संगठनात्मक नियम एवं सिद्धांत, ऑर्गेनाइजेशन लॉ एंड प्रिंसिपल। नियम एवं सिद्धांत संगठन के प्रत्येक स्तर पर संप्रेषण व्यवस्था में जाल का निर्माण करते हैं। नियमों के अत्यधिक जटिल होने के कारण संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। संप्रेषण का अभाव, संप्रेषण के कुछ अंश छूटने, अफवाह आदि से संप्रेषण में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा है लक्ष्य संबंधी विवाद, गोल रिलेटेड डिस्प्यूट। संगठन के प्रत्येक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित होते हैं। इन लक्ष्यों के कारण विवाद उत्पन्न होती है। संप्रेषण विवादों को कम करने का प्रमुख साधन है, परंतु विवाद होने पर संप्रेषण न्यूनतम हो जाता है, जिसके कारण गलत सूचना, शिकायत, संदेश संचारित होते हैं, जिससे अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा है शोर। मौखिक संप्रेषण में एक मुख्य बाधा है कारखानों में मशीनों के शोर से मौखिक संप्रेषण बाधित होती है। इसी प्रकार तकनीकी खराबी के कारण टीवी प्रसारण एवं ध्वनि तरंगों में अवरोध के अन्य संप्रेषण जैसे रेडियो, मोबाइल आदि व्यवस्था प्रभावित होती है। चौथा है समय एवं दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य संप्रेषण के स्वाभाविक प्रभाव में महत्वपूर्ण बाधा है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के नवीन यंत्रों, कंप्यूटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, टेलीग्राम, इंटरनेट एवं स्पीड पोस्ट आदि ने समय व दूरी को कम कर दिया है, परंतु कभी कभी यांत्रिक अवरोध के कारण ये सेवाएं भी प्रभावी नहीं रहती, जिससे प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। पांचवा है व्यक्तिगत अवरोध। संप्रेषण अंततः व्यक्तिगत संबंधों की प्रक्रिया है। कुछ विपरीत परिस्थितियों जैसे व्यक्तिगत विभेद, जातिगत मूल्यों की भिन्नता एवं अधिकार क्षेत्र आदि संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न करते हैं। व्यक्तिगत अवरोधों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जो है पहला, उच्च अधिकारियों की बाधाएं।
बैरियर ऑफ सुपीरियर्स। प्रत्येक संगठन में शीर्ष पर उच्च अधिकारी होते हैं जिन्हें महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं कार्यों को संपन्न कराने के लिए अपने अधीनस्थों से संप्रेषण स्थापित करना पड़ता है, परंतु कभी कभी कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। दूसरा है अधीनस्थों की बाधाएं। संगठन की संप्रेषण प्रक्रिया में उच्च अधिकारियों के साथ साथ अधीनस्थ कर्मचारियों की भी महत्वपूर्ण स्थिति होती है, परंतु अधीनस्थों को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो निम्न है। ए, प्रेरणा का अभाव अधीनस्थों को संप्रेषण के प्रति उदासीन बनाता है। संस्था की निंदा एवं प्रशंसा, पुरस्कार एवं दंड की नीति भी कुछ सीमा तक इसके लिए उत्तरदायी है। उचित प्रेरणा का अभाव होने के कारण वे अपने विचार प्रस्तुत ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें यह शंका बनी रहती है कि उनके विचारों को मान्यता नहीं मिलेगी। बी, अधीनस्थ सदैव संप्रेषण के लिए सुरक्षात्मक संवाद शैली का प्रयोग करते हैं, जिससे कभी कभी मूल संवाद का अर्थ बदल जाता है। सी, अधीनस्थों में संप्रेषण के प्रति अपने अधिकारों से संबंधित जागरूकता का अभाव होता है, जिससे वे उच्च अधिकारियों के भय के कारण अपने विचारों को खुलकर उनके सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं।